एक टर्म है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो नी से जुड़ा हुआ है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी। क्या टर्म है ये, क्या है ये समस्या? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मींस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोन, और आर्थराइटिस मतलब किसी भी जॉइंट का घिसना या खराब होना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब बोन का खराब होना या घिसना। लेकिन अगर मान लीजिए आजकल बड़े होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और कई ऐसे क्लेमेशन आ रहे हैं कि ये ऑयल लगाएंगे, इसकी थेरेपी करेंगे, इससे दर्द ठीक हो जाएगा। इज इट अ मिथ या सच में हम सुबह शाम वही कर ले बस उससे ठीक हो जाएगा? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं साइंटिफिक चीज़ों पे भरोसा करता हूँ। हर तरीके के तो पेशेंट्स आते होंगे डॉक्टर साहब, मान लीजिए मेरी तरह या जी। थोड़ा मेरे से ज़्यादा या जी। और ज़्यादा, जी। उस तरीके से भी कोई पेशेंट आते हैं, तो क्या ओबेसिटी कुछ इसमें रोल प्ले करती है कि आखिर दर्द हो रहा है तो ये वजन के कारण होगा? देखिए, हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट में एज का और वेट का कोई लेना देना नहीं है। तीन चीज़ें, तीनों डिफरेंस हैं या तीनों सेम है? कहते हैं नी रिप्लेसमेंट, सरफेसिंग या ट्रांसप्लांटेशन, क्या डिफरेंस है इनमें? नमस्कार साथियों, आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने वाली है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के लिए विश्व पितामह माना जाता है, जो है सुपर हीरोज उन सभी के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं दर्द और सर्जरीज के लिए अपना मन बनाना है। आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 24,000 से ज्यादा सर्जरीज का अनुभव लेकर एक यंग डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर अमित जैन साहब कोटवाले। आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और आप सभी को बताएंगे उन सारे सवालों के जवाब जो कहीं ना कहीं हमारे जहन में विराजमान है। तो चलिए चलते हैं उस पॉडकास्ट की ओर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जैन, जबलपुर से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, और मैं विगत 14 वर्षों से अपनी सेवाएं जबलपुर में दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने अपनी जर्नी शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद से शुरू की, जहां मैं एज अ कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन था। उसके बाद मैं जबलपुर 2015 में मैं जबलपुर आया और जबलपुर शेल्बी हॉस्पिटल मैंने इस्टेब्लिश किया, और वहां से जबलपुर की और मध्य भारत की मेरी जर्नी शुरू हुई। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस 24,000 से ज़्यादा सर्जरी का है, और मैं इसका श्रेय मैं खाली खुद को नहीं देना चाहूँगा। मेरे साथ 14 साल से जो मेरी टीम जुड़ी हुई है, जो डेडिकेटेड है, जो एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ साथ उनका भी हार्डवर्क है, जो आज हम एक पोजीशन पे पहुँचे हैं कि सेंट्रल इंडिया में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस जॉइंट रिप्लेसमेंट में किसी का भी नहीं है, और एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट हम जबलपुर जैसे टियर 3 सिटी से हम डिलीवर कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही कमाल किया। ये बात ही सुन के लिए अनुभव हो जाता है, गूज़बम्स आ जाते हैं कि जब 24,000 की सर्जरीज आपने की हों और डेफिनेटली उन्हें सक्सेसफुली खुश करके भेजा हो। आज वो कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी हो पा रहे होंगे, लेकिन कहते हैं ना, देयर इज नथिंग टू फेक इट व्हेन यू हैव अ टीम टू मेक इट। एग्जैक्टली। तो बहुत ही कमाल बात है। लेकिन एक सवाल है, आमतौर पे जब हम अपने 40s की एज में जाते हैं तो धीरे धीरे करके कमर में, हिप पे दर्द, घुटनीज में दर्द आ ही जाता है। तो ये इंडियंस में ही होता है या बाहर भी, या क्यों होता है ये? देखिए, जॉइंट पेन या मल्टीपल जॉइंट पेन आज बहुत कॉमन हो गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो यंगस्टर्स जो हैं, और पोस्ट कोविड जो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, एक्टिविटीज़ बहुत लेस हो गई हैं, हर चीज़ इजीली अब मोबाइल पे अवेलेबल है, लोगों को कहीं आना जाना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर अपने पे समय नहीं देते अपने शरीर के लिए, अपनी डाइट के लिए। जंक फूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओबेसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और आपने भी देखा होगा कि आजकल 35-40 की उम्र में ही बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज़ ये सब हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन बीमारियों का असर आपके जॉइंट पे, आपकी हड्डियों पे होता ही है। तो ये एक बहुत कॉमन कारण है कि आप लोग एक्टिविटीज़ नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट पे ध्यान नहीं देते। ये सब बहुत कॉमन और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम इन पे ध्यान दें तो हमें कोई भी बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यही बताना चाहूँगा कि ये 24 आवर्स में कम से कम 1 घंटे अपने शरीर पे खर्च करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, सुबह आधे घंटे, शाम को आधे घंटे। जंक फूड अवॉइड करने पड़ेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना पड़ेगा, डाइटरी सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने शरीर के लिए टाइम देना पड़ेगा, तो आप हो सकता है इन सब बीमारियों से बच जाएं। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा सर कि सर्जरी कंप्लीट हो रही हो और उसके बाद आप कुर्सी पे बैठे हो, हाँ आज तो कमर दर्द हो गया? Did it happen like that? देखिए, ये बिल्कुल किसी के भी साथ हो सकता है, नो डाउट। आप कितने भी फिटनेस फ्रीक रहें, बट जब हमें 5-5, 6-6 घंटे या दिन के 8-10 केस करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक बॉडी है जो कहीं ना कहीं साथ छोड़ देता है। बट उसके बाद जो हमें मोटिवेट करती है वो पेशेंट की फीलिंग, और पेशेंट जिस भरोसे से हमारे पास आता है, यहाँ भी नहीं,
खाली जबलपुर नहीं, दूर दूर से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, सब कहीं से हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो एक होप लेके आते हैं कि नहीं यार, अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, एक ह्यूमन टच मिलेगा। और हमारी कोशिश रहती है कि ना केवल उनको अच्छे रिजल्ट दे पाएं, हम उनको मोटिवेट भी कर पाएं उनके आने वाले आगे जीवन के लिए। बिल्कुल सही बात है। हम आजकल गूगल की दुनिया पे भरोसा करते हैं, कोई भी टर्म दिख पड़ा हमको और हमारे लिए जुस्तजू बढ़ जाती है कि आखिर ये होता क्या है। एक टर्म है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो नी से जुड़ा हुआ है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी, क्या टर्म है ये, क्या है ये समस्या? देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मींस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोन, और आर्थराइटिस मतलब किसी भी जॉइंट का घिसना या खराब होना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब बोन का खराब होना या घिसना, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। और आप अगर जबलपुर जैसे शहर में हम बात करें तो आप आम भाषा में बोलेंगे कि ग्रीस खत्म हो गई है, या घुटने घिस गए हैं, या घुटने तिरछे, हाँ, लुब्रिकेशन खत्म हो गया है। तो एक बहुत ही कॉमन रीजन है ये। और ऑस्टियोआर्थराइटिस आज के समय में किसी को भी हो सकता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। यहाँ तक कि मैं एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, अगर मैं किसी चीज़ों को अवॉइड ना करूँ और ऐसे ही लाइफस्टाइल जीऊँ और अपने पे ध्यान नहीं दूँ, तो ये मुझे भी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस बीमारी से या आपको हड्डियों के कोई भी प्रॉब्लम से बचना है तो 40 इयर्स के बाद अपने पे ध्यान दें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, डाइट प्रॉपर लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंटेशन का यूज़ ज़रूर करें, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हो गया। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आपको। 40s के बाद ज़मीन पे ना बैठें, इंडियन टॉयलेट यूज़ ना करें, सीढ़ी का इस्तेमाल कम से कम रखें, अपना वेट ना बढ़ने दें, वेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको जीना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस के साथ अगर आप लाइफ निकालते हैं तो इसका असर ओवरऑल आपकी बॉडी पे भी पड़ता है। नहीं वाकई ये तो आपने बता दिया। मैं अगर मान लो इन एनी वे कुछ नी प्रॉब्लम फेस करता हूँ या सेम सिमिलर चीज प्रॉब्लम फेस करता हूँ और मैं उसको आपके बताए अनुसार ठीक भी कर लूँ, तो क्या ये रिवाइज हो सकता है फिर से, रिवर्स? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये एज रिलेटेड चेंजेस है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपके कुछ खाने पीने से हो गई या ब्लड में कुछ बढ़ गया। जैसे एज के साथ बालों का सफ़ेद होना है, एज के साथ आंखों में मोतिया बिंद आना है, वैसे ही एज रिलेटेड चेंजेस आपकी बोन्स में भी होते हैं। तो आपको 35-40 के बाद आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपके जॉइंट के रिलेटेड, आपकी हड्डियों से रिलेटेड, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, पर हम इसे डिले कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सप्लीमेंटेशन आ गए हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एक वाइटल रोल करती है अर्ली स्टेज में, कि आप फिजियो या एक्सरसाइज करेंगे तो जॉइंट में मोबिलिटी बनी रहेगी, मसल्स में पावर, ताकत बनी रहेगी, जिसका असर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको 45-50 में है वो 70-80 में हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। आमतौर पे मल्टीपल केसेस आते हैं आपके पास तो, पर कोई ऐसा केस आता है जिसमें बहुत ही ओवर एक्साइटेड पेशेंट आया और बोल रहा हो मैं घुटना दुख रहा है, आप तो ठीक कर ही दो, अभी ही ठीक कर दो, कैसे भी ठीक कर दो, फिर आप कैसे डील करते हो उसमें? देखिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो ओवर एंथुजियाज्म में आते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में आते हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब अगले महीने की 11 तारीख को हमें गोवा जाना है, रीयूनियन है, उसके पहले मैं लंगड़ा के नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आपके पास, आपका एक ही घुटना खराब है, आपके पास अभी 15 डेज का टाइम है, आप अभी सर्जरी कराइए इसकी 1-2 दिन में, प्रॉपर 10 to 15 डेज का रिहैब लीजिए और उसके बाद आपके स्टिचेस ओपन होंगे तो आप बिल्कुल गोवा जा सकते हैं और एक अच्छी हेल्दी पेनलेस लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं गोवा में। तो ऐसे ही हमारे पास एक आंटी आए थे जिनको हम लोग प्यार से जूली आंटी कहते हैं। उनका एक पैशन था डांस करने का, तो उनका कुछ एक इवेंट था 1.5 महीने बाद, तो वो हमारे पास आया कि डॉक्टर साहब 2 साल से मैं घर से नीचे नहीं उतरी हूँ और अब मुझे वो इवेंट में जाके डांस करना है। तो उनको भी हमने एडवाइस किया कि आप सर्जरी कराइए, प्रॉपर रिहैब कराइए और एक अच्छी लाइफस्टाइल आप बाद में फिर से डांस और ये सब आप कर सकते हैं। और उन्होंने वैसे ही फॉलो किया और उसमें पार्टिसिपेट भी किया और एक बहुत ही इंजॉयफुल उन्होंने वो इवेंट को जिया। तो इवेंट की बात आई, फंक्शन की बात आई, तो एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है मेरा, क्योंकि हम लोग आमतौर पर रेगुलर इवेंट्स में देखा करते हैं तो कई बार स्टेज पे चढ़ने में, उतरने में ऐसी कोई परेशानी आ जाती है कि एक बैक एक बन जाता है। तो कभी कुछ लोग बोलते हैं यार स्लिप डिस्क हो गया, कुछ बोलते हैं बैक एक की ही समस्या है। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि क्या है और इससे कैसे बाहर आया जा सकता है? देखिए, किसी भी जॉइंट का, जैसे आपका रिलेशन नी का हिप से भी है, बैक से भी है,
और बैक का रिलेशन आपके लोअर लिम्ब से भी है। अगर आपको नी का कोई प्रॉब्लम है या हिप का कोई प्रॉब्लम है और आप उसको लिंगर ऑन कर रहे हो, उसको डिले कर रहे हो, तो उससे आपकी चाल बिगड़ जाती है, आपका गेट चेंज हो जाता है और उसका असर आपकी बैक पे पड़ता है। ऐसे ही अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो उसमें रेडिएटिंग पेन होता है, टिंगलिंग नमनेस होता है, या तो एक पैर में होता है या दोनों पैर में होता है। तो ये भी एक रीजन है कि उससे भी आपका गेट चेंज हो जाता है। तो बेस्ट जो गाइडेंस आपको दे सकता है एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आपको इनिशियल स्टेज पे जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो पेन होता है, स्वेलिंग आती है, स्टिफनेस आता है, ये बॉडी के अलार्मिंग साइन होते हैं कि कहीं ना कहीं अब आप घर पे इसका इलाज नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, एक्सरे कराइए। सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी बीमारी के बारे में उनसे समझिए। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी डॉक्टर से कि आपको ये क्यों हुआ, प्रॉब्लम आगे ना बढ़े उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे फैमिली में किसी को ये सब चीज़ों से सफ़र ना होना पड़े उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप टाइमली अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक छोटी बीमारी छोटे रूप में ही ठीक हो सकती है, वो बड़ा रूप नहीं ले सकती। तो लगभग 24,000 सर्जरीज का जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि 24,000 परिवारों के हिस्सेदार हैं आप, उस परिवार के हिस्सा बन चुके। जो कब बात होती होगी तो कहते होंगे हमारे डॉक्टर तो अमित जैन साहब हैं। बिल्कुल। तो उन 24,000 सक्सेसफुल सर्जरीज के साथ साथ क्या अनुभव आप उनको देते हैं कि इवेंट्स कराया करते हैं, एज आई हैव हर्ड गरबा होता है जहां उनको भक्ति करने का अवसर मिलता है, मैराथन होता है जहां उनको अपने लिए भागने का अवसर मिलता है, दौड़ने का अवसर मिलता है। तो इन सारे इवेंट्स से क्या आपका नेचर जुड़ जाता है? क्या ये व्यवहार कुशलता आपके अंदर ऐसी है ही कि आपने लगभग सभी को इसी तरीके से सोशलाइज करने का मामला बनाया हुआ है? देखिए सिद्धांत, मेरे जो पेशेंट रहते हैं 60+ वाले ही रहते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके, बच्चों को सेट करके, अब एक एज ऐसी आती है को खुद के लिए करें, खुद के लिए सोचें, और कहीं ना कहीं नी पेन, हिप पेन, जॉइंट पेन से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, घर से मूव आउट करना बंद कर देते हैं, गैदरिंग, सोशल गैदरिंग बंद कर देते हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो बहुत होप के साथ आते हैं कि यार कहीं ना कहीं हम फिर से मोबाइल हो जाएंगे, फिर से सोशल गैदरिंग करने लगेंगे। तो एक यूनिकनेस है हमारी टीम की, और जो मैं इलाज करता हूँ ये भी एक पार्ट है ट्रीटमेंट का कि हम उनको फिर से सोशल लाइफ में लेके आएँ। तो इसके लिए हम साल में एक बार गरबा करते हैं। एक साल में हमने जितने भी 1000-1500 सर्जरी करते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो तो नहीं आ सकते, पर पेरीफेरी के और जबलपुर के 700-800 पेशेंट की हम गैदरिंग करते हैं, उसमें प्रॉपर गरबा उनसे कराते हैं। और एक ये सोशल मैसेज भी हम देते हैं कि आप इस बीमारी से डरें घबराएं ना, इससे बिल्कुल लड़ सकते हैं और इससे हम जीत भी सकते हैं और नॉर्मल लाइफ में फिर से आ सकते हैं। तो ऐसे ही एक वॉकाथॉन का हम प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम वॉक कराते हैं और एक समाज को एक संदेश देते हैं कि आप इस बीमारी से डरें ना। तो एक हमारा बहुत ही एक टची ये ट्रीटमेंट होता है कि हम लोगों को फिर से उनकी नॉर्मल लाइफ में बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल तरीके से लेके आ रहे हैं। नहीं, वाकई ये तो कमाल का अनुभव उनका होता होगा। लेकिन बिहाइंड द बैक यू हैव अ फैमिली, जो परिवार है आपका, Exactly. वो कैसा महसूस करता है जब आप ऐसे माइलस्टोन्स क्रिएट किया करने जाते हैं और अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स लेकर के आते हैं? हाउ इट स्टार्टेड वो भी बताइए, और फैमिली का क्या रिव्यू होता है इस सब पे? देखिए, मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से था, मतलब, और मैं अभी भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। हम लोग 18 लोग एक ही घर में, एक ही किचन में खाना बनता है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर है कि एक फैमिली को, एक टीम को साथ में लेके चलना। और जैसे घर में किसी को तकलीफ होती है तो वो बताते हैं तो हम लोग हेल्प करते हैं, वैसे ही जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हमारी पूरी टीम रहती है हमारे पास। आप भरोसा नहीं करेंगे कि हमारे पास रिहैब की टीम एक अलग टीम है, पेशेंट को काउंसिल करने के लिए, जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए टीम अलग है। तो ऐसे एक टीम वर्क रहता है। जैसे जॉइंट फैमिली में एक टीम वर्क रहता है कि बड़ों का काम है गाइडेंस देना, छोटों का काम है उसको फॉलो करना और मेहनत करना, वैसे ही हमारी टीम में, ओटी टीम में जो डेडिकेटेड स्टाफ है, जो इनफैक्ट जो हमारे रनर हैं, जो आया बाई लोग हैं, वो भी हमारी टीम का मेंबर है। तो हम लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप टीम, हमारी टीम के मेंबर, फैमिली मेंबर जैसे हो, और आपको पेशेंट को भी वैसे ही ट्रीट करना है हमारे फैमिली मेंबर जैसे। तो जो मेरा एक जर्नी शुरू हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गरीब परिवार से थे, मैंने कहीं ना कहीं उनका स्ट्रगल भी देखा है। तो मेहनत करने से ना हम डरते हैं ना हमारी पूरी टीम डरती है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सैटरडे संडे देखते नहीं, हम सैटरडे संडे भी सर्जरी अगर करनी है तो करते हैं। बस हमारा मोटो ये रहता है कि जो होप से
और जो हमारे पास पॉजिटिविटी से लोग आते हैं वो हम इम्प्रूव करें, उनको एक अच्छा रिजल्ट दें और वो बहुत अच्छी लाइफ जिए। तो यही हमारा मोटो है बस। बिल्कुल। और आजकल मोटो नई जनरेशन ज्यादा बना रही है, आप जी। देख रहे होंगे अब जो जनरेशन चेंज हो रही है, जी तो हम आजकल स्मार्ट वॉच वाले हो गए हैं, जी। हम उस पर देखते हैं कि आज इतने स्टेप्स हो गए, जी। तो वो जो 10,000 स्टेप्स का आजकल हर कोई शेयर कर रहा है, स्टोरी जी। पोस्ट कर रहा है, डज इट मेक सेंस कि हम 10,000 स्टेप्स में वेट लूज कर लेंगे और दर्द गायब कर लेंगे? 100% सिद्धार्थ, देखो पहले के समय में लोग टाइम देख के काम नहीं करते थे, बट आज के समय में सबसे ज्यादा वैल्यू समय की है, टाइम की है। तो ये एक सिनेरियो आ गया क्योंकि सब स्मार्ट वॉच पहनते हैं, लोगों के पास कहीं ना कहीं कैलोरीज क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, कितना वो चले उनको पता नहीं रहता है। तो एक ये साइंटिफिक एक स्टडी है कि आप अगर दिन के 10,000 स्टेप अगर आप चलते हैं तो आप बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल आगे के लिए बना सकते हैं। आपको हार्ट कंडीशंस या मेडिकल जो हार्ट कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाते हैं इससे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, आपका किडनी लीवर प्रॉपर वर्क करता है और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका वेट कंट्रोल रहता है। तो मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि आप एट ए स्ट्रेस 10,000 स्टेप चलें, आप मॉर्निंग इवनिंग में भी 5,000 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं कंपलसरी है, आपकी लाइफ में वॉकिंग बहुत ज़रूरी है और ये कंपल्शन है कि आपको कहीं ना कहीं अपने शरीर को टाइम देना पड़ेगा और आपको वॉक करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आप ये जो मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही चीज़ है कि आप 10,000 स्टेप चलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है हम उनको कम कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। मतलब 10,000 स्टेप्स वी कैन काउंट एज एक आध एक्सरसाइज के तौर पे बिल्कुल फॉर एवरीडे लाइफ। बिल्कुल इट विल हील अस बिल्कुल। आप मतलब कॉमन भाषा में बोलें तो आप सब्जी लेने के बहाने निकलें, दूध लेने के बहाने निकलें, डॉग को घुमाने के लिए निकलें, बच्चों को छोड़ने के लिए पैदल जाएं, तो कहीं ना कहीं ये भी स्टेप आपकी उसमें काउंट होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपकी ओवरऑल बॉडी पे भी पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैंने देखा था, एक फिटनेस वीडियो आ रही थी टेलीविजन पे जी। और बड़ा अच्छा मजेदार था कि वो पति पत्नी फेरे ले रहे होते हैं, जी। उनके 7 फेरे हो जाते हैं, पंडित जी बोलते हैं हो गए 7 फेरे, बोले अरे अभी नहीं, अभी मेरे 6 स्टेप बाकी हैं। सो ये डेफिनेटली बहुत ही बिल्कुल। इसी तरीके से इस जॉनर में आई हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सप्लीमेंट्स मार्केट में इस समय उपलब्ध हैं, हम मार्केट जाते हैं बोलते हैं ये चीज लेने से ये ठीक हो जाएगा, वो चीज लेने से ये ठीक हो जाएगा, सो मल्टीपल ब्रांड्स आर इवन कमिटमेंट दे रहे हैं कि इससे ये होगा ही होगा। इस ये कहीं सच में हेल्प करते हैं या वी कैन कॉल देम कि ये सिर्फ रूमर्स है? देखिए, मैं तो भरोसा करता हूँ नेचुरल चीज़ों पे, क्योंकि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो बोलते ही उसको सप्लीमेंट है, कि ये नेचुरल चीज़ नहीं है, ये सप्लीमेंटेशन है आपके जो नेचुरल चीज़ होता है उसका। तो मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि ये गलत चीज़ है, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि आप कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर के गाइडेंस में उसको यूज़ करें, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम तो कैल्शियम की गोली खा लेते हैं, हम तो मल्टीविटामिन खा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर। और एक चीज़ और, आजकल लोग प्रोटीन पाउडर का बहुत यूज़ कर रहे हैं एज अ सप्लीमेंटेशन। कुछ भी होता है, दौड़ना चालू किया, भागना चालू किया, जिम चालू किया, प्रोटीन पाउडर। तो इन सब चीज़ों का एक बहुत ही बैलेंस रूप में आपको लेना चाहिए, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर इन सब चीज़ों का यूज़ करें। इन सब सप्लीमेंटेशन लेने का एक तरीका होता है, जैसे D3 का बहुत सारे लोग कभी भी ले लेते हैं, बट अगर एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो D3 का रूल है कि आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। ऐसे ही लोग वे प्रोटीन या प्रोटीन वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि अगर आप प्रोटीन तभी लें जब आप उतना वर्किंग कर रहे हैं या उतना वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा आप प्रोटीन वाली चीज़ों का यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वो यूरिन में सिक्रेट होने लगेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो आप बिल्कुल सप्लीमेंटेशन का यूज़ करें, पर अपने फैमिली डॉक्टर से, जो आसपास जो आपके डॉक्टर हैं उनके गाइडेंस में उनको पूछ के सप्लीमेंटेशन लें। आज की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बोन के लिए, हेल्दी बोन के लिए, हेल्दी टिश्यू के लिए सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। ये तो ओरल सप्लीमेंटेशन की बात होगी डॉक्टर जी। साहब, लेकिन अगर मान लीजिए आजकल बड़े होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और कई ऐसे क्लेमेशन आ रहे हैं कि ये ऑयल लगाएंगे, इसकी थेरेपी करेंगे, इससे दर्द ठीक हो जाएगा, इज इट अ मिथ या सच में हम सुबह शाम वही कर लें बस उसी से ठीक हो जाएंगे? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं साइंटिफिक चीज़ों पे भरोसा करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि आप मत करिए, बट मैं आपसे 3 सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आपके पास हैं, आप उसका आंसर अपने दिमाग से, दिल से सोचिए और फिर आप देखिए कि आपको क्या करना है। मैं ऐसा बोलता हूँ, क्या आपके सफ़ेद बाल काले हो सकते हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या किसी भी रेमेडीज?
नहीं हो सकते, आपको डाई ही करना पड़ेगा। क्या आंखों का मोतियाबिंद रिवर्स हो जाएगा? नहीं होगा, आपको नया लेंस ही डलाना पड़ेगा। बुढ़ापा कभी भी रिवर्स नहीं होता है। और ये जो बीमारी जो मैं ट्रीट करता हूँ, ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी, ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। अगर आप एक प्रॉपर एज में और एक अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोस करते हैं तो आपको सर्जरी की या बहुत हैवी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर हाँ आप इसे लिंगर ऑन करते हैं, डिले करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास इलाज है, बट आपको फिर डॉक्टर का गाइडेंस सुनना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। हर तरीके के तो पेशेंट्स आते होंगे डॉक्टर साहब, मान लीजिए मेरी तरह या जी। थोड़ा मेरे से ज्यादा या जी। और ज्यादा, जी, उस तरीके से भी कोई पेशेंट आते हैं, तो क्या ओबेसिटी कुछ इसमें रोल प्ले करती है कि आखिर दर्द हो रहा है तो ये वजन के कारण होगा? देखिए हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट में एज का और वेट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। नो डाउट 60% केसेस में, क्योंकि बोन्स एक एज के बाद वीक हो जाती हैं, और अगर आपका हैवी वेट होगा या आप मोटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके जॉइंट पे पड़ेगा। और जो चीज़ आपकी 2-4 साल के बाद खराब होनी है वो 2-4-6 महीने में ही खराब हो सकती है। तो पहली बात तो आपको 35-40 साल के बाद वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि वो चीज़ 60 में नहीं होगी, वो चीज़ आपके 40 से 60 के बीच में ही होगी। डाइट का इतना रोल नहीं है जितना एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का और वॉकिंग का रोल है वेट रिड्यूस करने में। तो आप वेट रिड्यूस करिए। और अगर फिर भी जिनका वेट है और जिनके घुटने या कूल्हे खराब हो गए हैं तो आप बिल्कुल ना डरें, घबराएं। आप बिना सर्जरी के वेट कम नहीं कर सकते हो, आपको वॉकिंग करना कंपलसरी है वेट कम करने के लिए। तो आप बिल्कुल सर्जरी कराएं और फिर वॉक करना शुरू करें और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ में आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगला सवाल कैमरे की उस ओर बैठी यंग जनता का है, जी, जो अपने घर में बैठ के पिज्जा ऑर्डर करके खाते हैं या जी। कुछ और जंक फूड बुला के खाया करते हैं, और जब कुछ दर्द करता हुआ और पापा को बताते हैं तो वो बोलते हैं और खाओ कुछ भी। तो क्या ऐसा सच है कि भाई ये सब खाने से हमें ये समस्याएं हो सकती हैं, जॉइंट पेन में तब्दीली आ सकती है? देखिए मेरे भी घर में बच्चे हैं और वो भी पिज़्ज़ा खाते हैं, तो मैं मना तो नहीं करूंगा कि आपको नहीं खाना है, बट हर एक चीज़ की एक लिमिटेशंस होते हैं, एक लिमिट होती है। और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जंक फूड का यूज़ कम करना है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी हड्डियों पे और आपके वेट पे और आपके हार्ट में पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें चीज़ रहता है, बहुत कैलोरीज रहते हैं, इतना वर्किंग लाइफस्टाइल नहीं है। आप देखा होगा कि बच्चे भी बाहर खेलने नहीं जाते हैं, तो आजकल बच्चों को भी ओबेसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप जंक फूड का यूज़ करें, बट वीकली ना करें, फोर्टनाइट करें, 15 दिन में एक बार आप लें और एक लिमिट में लें। बट बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आप हार्ट डिजीज़ से, किडनी डिजीज़ से, जॉइंट पेन से, बहुत सारी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम से आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो आपको अवॉइड करना चाहिए जंक फूड। यानी कि मम्मी पापा की बात आधी माननी है। एनी विच वेज, बड़ा आजकल का दौर है, सब शॉर्टकट्स में लगे जी, हुए हैं। जी। दर्द हुआ, ज्यादा दर्द हुआ, जी। पेन किलर खाया, ठीक हो गया, फिर भूल गए दर्द, जी। फिर कभी फिर दर्द हुआ। तो ये जो लिंगर ऑन वाली बात है, तो क्या पेन किलर्स एक्चुअल इलाज है या सिर्फ टेम्परेरी इलाज है? देखिए मैंने जैसे पहले भी बोला सिद्धार्थ, की दर्द, तकलीफ, स्टिफनेस, स्वेलिंग ये बॉडी के अलार्मिंग साइन होते हैं। तो आपको दर्द का इलाज नहीं करना है, आपको दर्द किस वजह से है पहले उस वजह को जानिए, तो वो आपके डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। आप भी देख रहे होंगे कि आज के समय में किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट कितने ज़्यादा हो गए और बहुत लंबा वेटिंग पीरियड रहता है। आज जो डायलिसिस आज से 10 साल पहले लेते थे, आज से 3 गुना हो गए हैं वो आज के समय में। तो ये कहीं ना कहीं पेन किलर एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग अपने आसपास की दुकान में जाके या किसी के कहने से, अपने मन से कोई भी पेन किलर लेते हैं। उनको थोड़ा पेन रिलीफ रहता है तो वो वीकली लेना शुरू कर देते हैं, फिर तकलीफ बढ़ती है तो वो डेली एक उनकी लाइफस्टाइल में ही आ जाता है। कहीं ना कहीं इसका असर आपके किडनी, लीवर पे आता है और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जाना रहता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप 15 डेज से ज़्यादा पेन किलर नहीं ले सकते हैं, वो भी जब तक आपका ट्रीटिंग डॉक्टर आपको ना बताए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आइए, आपके घर के आसपास जो भी अच्छा डॉक्टर है उनको जाके मिलिए, बीमारी के बारे में समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको आगे भी चांस है कि फिर से हो सकता है।
बीमारी के बारे में समझिए, एक बहुत ही कंट्रोल लेवल में पेन किलर लीजिए। अगर नहीं जा रहा है तो आगे का इलाज कराइए, आगे इन्वेस्टिगेट कराइए। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। आपको टाइमली कराना पड़ेगा, डॉक्टर की एडवाइस से ही कराना पड़ेगा। तो इसको एसेस कैसे करें, मतलब हम समझें कैसे कि ये वो टाइम आ चुका है जब हमें अब सर्जरी करा लेनी चाहिए या कोई रेमेडी लेने डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाना चाहिए? देखिए सिद्धांत, मैं बोलूँगा कि ये 4 स्टेज में ये बीमारी होती है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 या 2 में शुरुआत होती है उठने बैठने से, थोड़ा चलने से, रात में आपको दर्द तकलीफ हो रही है, आपको पेन किलर लेना पड़ रहा है, आपकी चाल बदल गई है, तो ये स्टेज 1 या स्टेज 2 में रहते हैं। बट मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ कि मेरे पास इस स्टेज में पेशेंट नहीं आते। मेरे पास जब बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, दवाइयों का असर नहीं होता, घुटने तिरछे हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, तब मेरे पास आते हैं, और तब मेरे पास सर्जरी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं। बट अगर अर्ली स्टेज में आएंगे तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, पेन किलर्स हैं, थेरेपीज़ हैं, अच्छे फिजियो, अल्ट्रासाउंड, लेज़र थेरेपी है, आर्टिफिशियल जेली है, आजकल आपने भी सुना होगा पीआरपी थेरेपी है। तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। तो आपको पहली बात तो आपके डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज में जाइए अगर सर्जरी से बचना है। फिर भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, एक 5 साइंस होते हैं कि आपको सर्जरी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप खुद भी घर बैठे इसको असेस कर सकते हैं। सबसे पहले कि बहुत सीवियर पेन है। सेकेंडली, आप दवाइयों के भरोसे हो गए हो कि आपको दवाई लेना ही पड़ रही है। थर्डली, कहीं आने जाने में आपको सोचना पड़ रहा है कि कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे, तकलीफ होगी। फोर्थली, कि आपके पैरों में तिरछापन आ गया है, आपकी चाल बदल गई है। एंड फिफ्थली, कि आपको मेंटल डिप्रेशन भी हो रहा है कि कहीं आ जा नहीं सक रहे, सोशल लाइफ नहीं एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको इन 5 चीज़ों में से अगर 3 चीज़ें भी हैं तो डेफिनेटली आपको सर्जरी करा के बैक टू नॉर्मल लाइफ में आना चाहिए, और जितना भी आपका जीवन बचा है एक बहुत ही हेल्दी पेन फ्री लाइफ के साथ आप जी सकते हैं सर। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक मैसेज होता है जो इंस्पायर कर जाता है जी। तो इतने सारी सर्जरीज जो पेशेंट्स की हैं, सबके लिए रोल मॉडल तो हमारे डॉक्टर अमित जैन साहब कि इन्होंने उन्हें दोबारा चलने लायक बनाया, एक्टिविटीज करने लायक बनाया। लेकिन पहला मैसेज वो क्या होता होगा आप जो पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने देते हैं? देखिए, पहली बात तो आपने जो बोला कि हीरो, तो आपने सही बोला कि हीरो मैं हूँ, बट हीरो तभी बनता है जब पोस्ट प्रोडक्शन या प्रोडक्शन टीम या डायरेक्टर जो होते हैं। तो मैं पूरा श्रेय अपनी टीम को देता हूँ। मेरे रिहैब की जो टीम है, मेरे क्लिनिक की जो टीम है, मेरी ओटी की जो टीम है, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं मेरा काम तो, मेरा जो सर्जिकल टाइम है वो 15 मिनट्स का है, बट जो आगे का पीछे का काउंसलिंग पार्ट, फिजियोथेरेपी पार्ट, वो मेरी टीम हैंडल करती है, बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो कहीं ना कहीं मैं तो एक पर्दे के आगे वाला हीरो है, पर्दे के पीछे वाले बहुत सारे हीरो हैं, तो वो लोग डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो डरें घबराएं ना। बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मेडिकल साइंस में आज के समय में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बहुत अच्छे 100% सक्सेसफुल रिजल्ट हैं। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सेंटर और एक अच्छा इम्प्लांट चुने तो ये जीवन भर ये सर्जरी चलती है और लाइफ लॉन्ग कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। थोड़ा टेक्निकली आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब जी। 3 चीजें, तीनों डिफरेंस हैं या तीनों सेम है? कहते हैं नी रिप्लेसमेंट, सरफेसिंग या ट्रांसप्लांटेशन, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? देखिए, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नी रिप्लेसमेंट, नी रीसरफेसिंग या नी ट्रांसप्लांट, ये सब सेम चीज़ है। बट लोग ना एक मिथ बना लेते हैं कि नी ट्रांसप्लांट है मतलब एक घुटना निकाल के फेंक देंगे, नया डालेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे सही टर्मिनोलॉजी है नी रीसरफेसिंग, कि जो सरफेस आपका डैमेज हो गया है, जो कार्टिलेज खत्म हो गए हैं, उस सरफेस को हम निकाल के शेव ऑफ करके एक नया सरफेस उसमें डाल देते हैं। जैसे कि आप शेविंग करते हैं घर पे तो हेयर्स बस निकलते हैं, आपकी स्किन डैमेज नहीं होती। तो जिस टेक्निक से हम सर्जरी करते हैं, जितना घिसा हुआ या चिपका हुआ पार्ट रहता है वही बस निकालते हैं और एक नया कैप उस पर बिठा देते हैं। तो जो ये नी रिप्लेसमेंट, ट्रांसप्लांट और रीसरफेसिंग सेम ही है, बट बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है आज के समय में। 3 से 4 दिन में तो पेशेंट चलते हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता है।
सो डेफिनेटली बड़ी कमाल की जर्नी अब तक हमको सुनने को मिल रही है, जी। और कई सारे ऐसे सवाल है जो मेरे खुद के भी हैं और जनता के भी होंगे, जानने जी। को मिल रहे हैं। जी आमतौर पे हमारे रिश्तेदार बड़ा अच्छा रोल निभाते हैं अगर घर में किसी को दर्द उठ जाए। जी बोले यार बहुत समय से परेशान है, चलते नहीं बन रहा है, उठक बैठक में परेशानी है, तो या फूफा या मौसा आ जाते हैं जो कह जाते हैं इन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाओ या इन्हें वहां ले जाओ, वहां ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा। तो क्या डिफरेंस है इंडिया के ट्रीटमेंट में और ओवरसीज में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी फेलोशिप यूएस से है। मैं यूएस में 2-3 जगह मैंने अलग अलग जगह काम किया है, मैंने यूके भी गया हूँ। तो नो डाउट आज के समय में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इंडिया से अच्छा कहीं भी नहीं है। आपने भी देखा होगा यूएस यूके में 80% डॉक्टर्स इंडियन हैं। हमें सबसे अच्छा फ़ायदा मिलता है कि जो चीज़ों के लिए आपको वहाँ डॉलर्स में पे करना है, यहाँ रुपये में पे करना है। वहाँ जो आपकी कॉस्ट 10 गुना होती है, वहाँ यहाँ इंडिया में बहुत कम है। यहाँ के सर्जन डेडिकेटेड है। आपको अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है तो यूएस में आपको 2 से 4 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है। यही सर्जरी आपको कनाडा में करानी है तो महीने भर का वेटिंग पीरियड रहता है। बट अगर आपको इंडिया में करानी है तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं। बस आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा, आपको पेशेंट से मिलना पड़ेगा उनके कि उनके कैसे रिजल्ट हैं। तो नो डाउट इंडिया में जो मेडिकल ट्रीटमेंट या जो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि यूके, यूएस या फॉरेन कंट्रीज़ में वो सुविधाएं ज़्यादा एडवांस हैं। हमारे यहाँ भी एडवांस टेक्नोलॉजी से रोबोटिक, आपने सुना होगा, रोबोटिक सर्जरीज हो रहे हैं, मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी हो रहे हैं, लेज़र सर्जरी हो रहे हैं। तो ये बहुत ही, और सब चीज़ों का इलाज हमारे इंडिया में है। कैंसर से लेके जो भी बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो सब बहुत इजी वे में टैकल हो रही हैं, और बहुत अच्छा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। एक तहसील लेवल, गांव लेवल पे भी आपने देखा होगा कि अब जिला अस्पताल से लेके हर चीज़, टर्शरी केयर सेंटर बन रहे हैं। हमारे जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ गया है। तो आप बिल्कुल बिंदास अच्छे से इलाज अच्छी जगह पा सकते हैं। सिंस हम सर्जरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट सर्जरीज में एज वी नो कि यू आर स्टैंडिंग टॉल विद एक्सपीरियंस ऑफ 24,000 प्लस सर्जरीज, कौन सी वो टेक्निक्स होती हैं जो आप चाहते हैं या आप फॉलो करते हैं? देखिए, मेरी जो पेरेंटल, जहाँ से मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सीखा है, जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर विक्रम शाह, मैंने 13 साल स्पेंड किए हैं शेल्बी हॉस्पिटल में। कहीं ना कहीं शेल्बी हॉस्पिटल वर्ल्ड में नंबर 1 था जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। तो वहाँ हम पर डे 50-60 सर्जरी पर डे करते थे। तो वहाँ हमें एक्सपोजर अच्छा मिला, हमें सर्जरी ज़्यादा करने मिली। ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आते थे तो कॉम्प्लिकेटेड केस भी करने मिले, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और उन कॉम्प्लिकेशन को कैसे टैकल करना है ये भी सीखने मिला। तो जो टेक्निक से मैं सर्जरी करता हूँ, जो मैंने सीखी हुई है, ये ज़ीरो टेक्निक है। बहुत ही मिनिमम इन्वेसिव तरीके से ये सर्जरी की जाती है। जो ब्लड का रिसाव है बहुत कम होता है, चीरा बहुत छोटा सा होता है। 15 से 20 मिनट में ये सर्जरी हो जाती है, और 3 से 4 घंटे के बाद पेशेंट इसमें हम वॉक करा देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है, बहुत अच्छा इम्प्लांट, हम इम्पोर्टेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। और जो मेरी एक्सपर्टी है, अगर ये तीनों मिलते हैं तो एक 100% सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ पेशेंट तीसरे या चौथे दिन, जिनका एक घुटने का होता है, वो घर जाते हैं और बिल्कुल अपनी रूटीन लाइफ में सीढ़ी चढ़ना उतरना, वॉक करना, घर के काम करना, स्पेशली फॉर लेडीज़, तो वो बिल्कुल पेन फ्री तरीके से करने लगते हैं वो अपने काम। तो आपने कहीं ना कहीं पेशेंट से कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, उन्हें रेगुलर रूटीन पे वापस लाया, उन्हें डांस कराया, उन्हें जुम्बा कराया, गरबा खिलाया, और मैराथन में भी वॉक कराया। जी, ये सब चीजें तो आपने अपने पेशेंट्स के लिए कर दी। जी, अपने फैमिली को भी आपने ये सारी चीजें अचीवमेंट्स करके खुश कर दिया। टीम के साथ कभी खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं, एंजॉय करने के लिए कहीं जाते हैं? बिल्कुल, मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ यार, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भरी लाइफ से हम लोग बिल्कुल टाइम निकालते हैं, हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। एक मिनट मुझे पूछना है, कौन सी मूवी थी लास्ट, अच्छा बताइए आपने जो देखी? लास्ट में आपको बता दूं, मैंने अपनी पूरी टीम के लिए स्पेशल थिएटर बुक किया था। अरे वाह। और हम लोग 20 लोग प्राइवेट थिएटर में धुरंधर मूवी देख के आए। तो मेरी पूरी टीम गई थी। So all the धुरंधर्स went to watch धुरंधर, हाँ? बिल्कुल 100%। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे साथ ये लोग हर कदम पे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर मेरे को स्ट्रेस फ्री या हैप्पीनेस के जो भी मूवमेंट है, तो ये लोग भी साथ में रहें, तो एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे लोग घड़ी देख के या डेज देख के काम नहीं करते। अगर सर्जरी है,
डेडिकेशन है, सर आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम है, तो सब लोग आते हैं और अपना 100% देके जाते हैं। तो आजकल इमोशन बेस्ड दुनिया रही नहीं। मैंने जितना देखा है आजकल टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं लोग। एआई बड़ा कमाल कर रहा है हर किसी की लाइफ में, हर चीज में। तो क्या इसमें भी कहीं एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है या नहीं? बिल्कुल होती है। मेडिकल साइंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एआई का दौर है ये, रोबोटिक सर्जरी भी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले महाकौशल की फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी हमने यहाँ जबलपुर में शुरू करी, जब तो एक भी रोबोट नहीं था। सेकेंडली एआई का दौर है, तो बहुत सारी दूसरी टेक्निक्स भी आ रही हैं जिनसे हम मोर प्रिसीजन के साथ सर्जरी कर रहे हैं, तो एक और अच्छे रिजल्ट हम डिलीवर कर पा रहे हैं। बट जैसा कि आपने बोला, एक ह्यूमन टच, तो मैं कभी भी रोबोटिक सर्जरी के फेवर में नहीं रहता हूँ। ऑल्दो पेशेंट आते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में पूछते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि आपकी सर्जरी रोबोट नहीं करेगा, आपकी सर्जरी मैं करूँगा। और एक हम ह्यूमन टच भी पेशेंट को देते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये ना लगे कि एक मशीन उनकी बॉडी के साथ डील कर रही है। तो हम लोग न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ के साथ, एआई टेक्नोलॉजीज़ के साथ बिल्कुल करते हैं और एक बहुत ही अच्छे और प्रिसीजन के साथ रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं आज के समय। कभी कभी सर्जरीज करते हुए, इतनी सारी सर्जरीज का अनुभव है, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अब बोर हो गए, या करते करते कभी कोई गाना गुनगुनाने का मन कर जाता हो? देखिए, मेरी ओटी में ना मेरे पेशेंट यही बोलते हैं कि सर हमें लगता ही नहीं है कि हम ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि बैक ऑफ द मेरा एक है कि मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूँ। अरे वाह। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री रहूँ, मेरे को टेंशन ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो कहीं ना कहीं पुराने गाने चलते रहते हैं। पेशेंट का भी टाइम पास हो जाता है, वो भी खुश रहते हैं कि चलो हमारे समय के गाने चल रहे हैं, तो उनका भी बीपी कंट्रोल में रहता है, मैं भी स्ट्रेस फ्री सर्जरी करता हूँ। तो मेरा एक मोनोटोनस जॉब है, मैं बताऊँ, बोर होना किसी के लिए भी लाजमी है, क्योंकि मैं खाली रिप्लेसमेंट करता हूँ, मैं ट्रॉमा नहीं करता, दूसरी कोई भी सर्जरी नहीं करता हूँ, या तो नी या हिप। तो एक मोनोटोनस जॉब है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा एक बोरिंग, पर हमारा ऐसा जो एनवायरनमेंट रहता है, पेशेंट्स रहते हैं, उनके जो रिलेटिव रहते हैं, उनकी एक होप रहती है, तो वो कहीं ना कहीं में मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार, हमें इसमें भी अपना बेस्ट, अपना 100% देना है। और जैसे हमने अपने हर पेशेंट को केयर देते हैं, उनको वॉक कराते हैं, स्पेशली संडे वाले दिन तो मैं खुद स्पेशली जाता हूँ राउंड लेने, और मैं खुद उनको वॉक कराता हूँ कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आज संडे है तो डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल अपना 100% देता हूँ और मेरी टीम भी देती है उसमें। तो जॉइंट सर्जरी का जो रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑन इट? कोई लिमिटेशंस होती हैं? देखिए, आज के समय में पहले लिमिटेशंस होते थे कि लोग ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे, बेंड नहीं कर सकते थे, बट आज के समय में जो लेटेस्ट इम्प्लांट हम डाल रहे हैं, इसमें ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते इम्प्लांट के साथ, या आप इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते, बस ये 2 चीज़ें हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपकी जो सर्जरी आप कराते हैं लाइफ लॉन्ग चलेगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम जबलपुर जैसे टियर 3 सिटी में, जो मेट्रो सिटी में इम्प्लांट डलते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। तो हाई फ्लेक्स नी हम यूज़ करते हैं, जिसमें आप क्रॉस लेग करके या पालती मार के ऊंची जगह पे बैठ सकते हो। हमारे कितने पेशेंट हैं जो पोस्ट सर्जरी नर्मदा परिक्रमा, जो कि बहुत बड़ी एक 14 दिन की परिक्रमा होती, वो करके आए। हमारे एक पेशेंट है जो कंचनजंगा की ट्रैक करके आए। तो और हमारा एक पेशेंट है जो बाइकर है, तो वो उसने जम्मू कश्मीर तक बाइक से गया, बाइक चलाते हुए। तो ये मोटिवेशन हमें देता है कि नहीं, हम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। हम डांस कराते हैं, हम वॉकाथॉन कराते हैं, लोग योगा करते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। कोई देख के बता नहीं सकता कि इनका रिप्लेसमेंट हुआ है या इनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये नहीं कर सकते। तो हजारों सर्जरी सालाना करने के बाद अनुभव कमाल का, लेकिन बात ये जानने की है कि आखिर हम सर्जरी क्यों करवाएं, और करवाएं तो आपसे क्यों करवाएं? देखिए सिद्धार्थ, मैं जबलपुर में 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरा जो सेंटर है बोन एंड जॉइंट वेलनेस क्लिनिक, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जॉइंट रिप्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा एक्सपीरियंस 24,000 से ज़्यादा सर्जरी का है। सेकेंडली, कि मेरा जो सेंटर है एक्सीलेंस है, क्योंकि हम हर टाइप के, कितनी भी डिफॉर्म्ड पेशेंट क्यों ना हो, इंडिया से लेके केन्या तक के पेशेंट क्यों ना हो, रिवीजन सर्जरी क्यों ना हो, तो ये सब सर्जरी भी हमारे सेंटर में होती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, अगर एक घुटना हमें बदलना है तो हमें 10 घुटने का इम्प्लांट लाना पड़ता है। तो ये एक डेडिकेटेड सेंटर में ही संभव है।
जहां अगर आपको रॉड डालनी पड़े, आपको एक्स्ट्रा इम्प्लांट डालना पड़े, तो इन्वेंट्री बहुत कॉस्टली रहती है। बट हमारे सेंटर में चाहे वो रिवीजन सर्जरी हो, कॉम्प्लिकेटेड केस हो, हमारे पास पूरी इन्वेंट्री रहती है। हमारे जो ऑपरेशन थिएटर हैं वो क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर है। सबसे बड़ी 15 लोगों की रिहैब टीम है। हम होम विजिट दे के पेशेंट घर पे उनको पास जाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, उनको सीढ़ी चढ़ना उतरना सिखाते हैं, प्रॉपर फॉलो अप लेते हैं। हमारे पास डेडिकेटेड एक टीम मेंबर है जो पोस्ट सर्जरी 1.5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में उनको कॉल करके सामने से पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आइए। हमारा एक टोल फ्री नंबर है जो 24/7 एक्टिवेट रहता है। आधी रात में पेशेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल बिना झिझक के कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, डेडिकेटेड स्टाफ हैं जो खाली जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट देखते हैं। कैसे ड्रेसिंग करनी है, कैसे वुंड क्लीन रखना है, कैसे एक्सरसाइज कराना है, क्या पेन किलर देना है, कैसे कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो जल्दी से जल्दी उसको कैसे ट्रीट करना है। तो नो डाउट अगर सर्जरी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है तो बेस्ट चॉइस है, आप हमारे पास बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल, विश्वास तो अपने आप बनते ही जाता है, और जब 24,000 परिवारों का विश्वास आप पे बना हुआ है तो वाकई मध्य भारत से हिंदुस्तान और पूरे विश्व में तो अपना बनाई। बात में बीच में बात आई कि कोई केन्या के पेशेंट के साथ भी आपका कुछ अनुभव रहा जी, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। एक्चुअली मैंने एक नया गांव में हमारे एक पेशेंट है, उनकी सर्जरी आज से 8 साल पहले की थी। तो उनकी सिस्टर केन्या में रहती थी, तो उनको भी जॉइंट पे इनका प्रॉब्लम हुआ। तो वो फिर उन्होंने बात की होगी कि उन्होंने बोला आप जबलपुर आ जाइए। तो उन्होंने बोला हम इंडिया आए तो जबलपुर ही क्यों आए, हम मुंबई, दिल्ली या पुणे या बेंगलोर जाके भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। तो बोले आपको डॉक्टर मिल जाएंगे पर ऐसे डॉक्टर नहीं मिलेंगे आप। तो वो एक ट्रस्ट लेके आए हमारे यहाँ और हमने उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से सर्जरी की। और जैसे ही वो केन्या वापस पहुंची 21 दिन के बाद, सबसे पहले वॉकिंग वीडियो और थैंक्स मैसेज आया उनका कि बेटा मैं बिल्कुल अच्छे से पहुंच गई हूँ, बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसा नहीं है, केन्या से भी, साउथ अफ्रीका से भी, यहाँ तक कि जो मेट्रो सिटी है इंडिया में, बेंगलोर हो गए, पूना हो गया, दिल्ली हो गए, वहाँ से भी पेशेंट, कोटा, जयपुर से हो गए, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ से तो हमारे पास रेगुलरली पेशेंट आते हैं। पर मेट्रो सिटी से भी आते हैं, कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव का मैंने किया हुआ रहता है तो उनके बहुत ही अच्छा रिव्यूज़ रहते हैं, बहुत ही अच्छा मेरे बारे में उनके व्यूज़ रहते हैं कि नहीं, एक ह्यूमन टच मिलता है, एक फैमिली मेम्बर जैसा, घर के बेटे जैसा डॉक्टर मिलता है, टाइम देता है, बेहिचक हम उससे कुछ भी जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट आते हैं और एक बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं। मतलब व्हाट्सएप में तो फीचर है जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं अवेलेबल और बिजी, पर आपकी जिंदगी में वो फीचर मुझे नजर नहीं आ रहा है कि बिजी सिलेक्ट करना भी है या नहीं। लेकिन फॉलोअर्स की तादाद बढ़ जाती है, चाहने वालों की तादाद बढ़ जाती है, सब आपको जानने पहचानने लगते हैं, आप परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, और बार बार आप इन सब दौर में एक जिक्र कर रहे हैं कि आपकी टीम आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। रिहैबिलिटेशन, फिजिकल थेरेपी बहुत ज़्यादा काम आती है, तो कैसे रिहैबिलिटेशन और फिजिकल थेरेपी नी रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी? देखिए, फिजियोथेरेपी का कहीं ना कहीं उतना ही रोल है जितना एक सर्जन का सर्जरी में रोल है। हमारा काम रहता है 15 मिनट का, बट उसके बाद 10-15 डेज की जो थेरेपी होती है वो फिजियोथेरेपिस्ट कराता है। उसको ना केवल फिजिकल थेरेपी करानी, उसको मेंटल, उसको सपोर्ट भी देना है, मेंटल रिहैबिलिटेशन भी कराना है कि नहीं आप फिर से खड़े हो सकते हो, आप फिर से चल सकते हो। बट जो मैंने बोला कि डेडिकेटेड टीम, फिजियोथेरेपिस्ट में भी बहुत सारे न्यूरो फिजियो अलग रहते हैं, ऑर्थो फिजियो अलग रहते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट फिजियो अलग रहते हैं। तो हमने 15 लोगों की डेडिकेटेड टीम बनाई हुई है जो होम विजिट देते हैं, घर पे जाके उनको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में लेके आते हैं, वॉक कराते हैं, सड़क पे या ग्राउंड पे घुमाने ले जाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास 60 लोगों की फिजियो टीम है जो पेरीफेरी में, क्योंकि हमारे पास सागर, रीवा, सतना, दमोह, छतरपुर और सब कहीं से पेशेंट आते हैं, रेगुलरली आते हैं। तो हमने यहाँ भी अपनी ट्रेंड फिजियोज को, वहाँ के फिजियो को यहाँ बुला के ट्रेनिंग दी हुई है कि हमारे पेशेंट वहाँ जाएं तो आपको क्या कराना है, क्या नहीं कराना है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं, वहाँ के फिजियो वीडियो भेजते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक ये भी हो जाता है कि पेशेंट को परेशान नहीं होना पड़ता, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी परेशानी तो इमीडिएट एड्रेस हो जाती है। और मेरे भी बैक ऑफ द माइंड पे ये नहीं रहता कि यार वो फिजियो क्या एक्सरसाइज करा देगा
कहीं उल्टी सीधी करा दी तो और प्रॉब्लम हो गई। तो एक मेरे में भी टेंशन फ्री रहता है कि चलो मेरा ट्रेंड फिजियो है तो अच्छे से थेरेपी करा के बेस्ट रिजल्ट वो दे सकता है। तो हर चीज के लिए डेडिकेटेड टीम है, बिल्कुल। लेकिन क्या घर में कोई डेडिकेटेड कोना है जहां पर इतने सारे जो गिफ्ट्स आते होंगे लोगों की तरफ से आपको कि भाई आपने हमारी जिंदगी बना दी, आपने हमारी लाइफ को टर्न कर दिया है, तो दिस इज स्पेशली फॉर यू, तो उसके लिए भी कोई कोना है घर में या नहीं? देखिए सिद्धार्थ, मैंने जो कमाया है, जो मेरी रियल अर्निंग्स या मेरे जो गिफ्ट हैं, वो मैं कहीं शोकेस में नहीं रख सकता हूँ। वो मेरे हार्ट में है, मेरे माइंड में है, जो है पेशेंट की ब्लेसिंग्स। तो एक पेशेंट जब दर्द के साथ रोता हुआ आता है और 1.5 महीने के बाद जब हम उसको पालती लगाना सिखाते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना बताते हैं, वो वॉक करके दिखाते हैं बहुत एंथू के साथ कि डॉक्टर साहब देखिए हम ये करने लगे, हम वो करने लगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे लिए रियल अर्निंग, रियल ब्लेसिंग से आप बोलें तो मेरा गिफ्ट है, और मैं उसको शोकेस में नहीं रखता हूँ। मैं उससे मोटिवेट लेता हूँ और हार्ट में रखता हूँ कि मैं अगर अच्छा नहीं कर सकूँ तो मैं किसी का बुरा भी ना कर सकूँ। तो दिल में तो रखते हैं बिल्कुल। लेकिन मुझे मालूम है शोकेस में वो 3 नेशनल अवार्ड जरूर रखे होंगे जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं, उनके बारे में बताते हुए क्या अनुभव होता है? जी बिल्कुल, मेरे को फर्स्ट तो आज से 3-4 साल पहले बिहार में, पटना में, वहाँ की गवर्नमेंट से मुझे एक अवार्ड मिला था जो कि एक्सीलेंस इन जॉइंट रिप्लेसमेंट था। दूसरा, हमारी जो एक कम्युनिटी है, जो इंडियन लेवल पे हमारी एक सोसाइटी है, नी एंड हिप सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ नी हिप जॉइंट, उसके तरफ से मुझे एक उनका लाइफ टाइम अवार्ड मिला था कि नंबर ऑफ सर्जरी जबलपुर जैसी Tier 3 सिटी में मैं कर रहा हूँ, तो वो अप्रिसिएशन के लिए मुझे अवार्ड मिला था। और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, नंबर ऑफ सर्जरी ज़्यादा है, तो मुझे जो हमारी MP गवर्नमेंट है उनकी तरफ से सुपर हीरो अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। क्या बात है, मतलब वाकई में कमाल की जर्नी और कमाल के अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स हैं डॉक्टर साहब के बकेट में। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात हम काफ़ी देर से कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट्स के बारे में, सर्जरीज के बारे में। क्या सर्जरीज के बाद भी कई बार लोग आते होंगे, बोलते होंगे ये समस्या हो रही है, इससे कैसे निजात पाएं, ये दर्द हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस हुआ है? देखिए, आज के समय में जो एडवांस इम्प्लांट आ रहे हैं, जो एडवांस टेक्निक आ रही है, वो पहले नहीं थी। कहीं ना कहीं पहले के जो लिमिटेशंस थे, या पेशेंट ने केयर प्रॉपर नहीं करी, सप्लीमेंटेशन, मेडिसिन नहीं लिया, दूसरी बीमारियां हैं जिससे डायबिटीज़ है, या तो इन्फेक्शन का एक खतरा, तो ये सब होना एक लाजमी है। और पेशेंट को कहीं ना कहीं कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट रिवाइज करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा जो फेलोशिप है मैंने US से किया है, जो कि रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में। तो मेरे पास आसपास की स्टेट से भी पेशेंट आते हैं जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया और उनका किसी तरीके से ख़राब हो गया या फेल हो गया, तो हम उनकी भी रीडू सर्जरी करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। हमें पहली बात तो डरना घबराना नहीं है, टाइमली डॉक्टर को दिखाना। हमें ये नहीं देखना कि थोड़े दिन और चला लेते हैं या अभी चलने दो बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। और फिर भी अगर रिवीजन सर्जरी लगती है तो हमारा सेंटर, मैंने आपको बताया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो हम रिवीजन सर्जरी भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और फिर से जो एक मेंटल ट्रॉमा उनको रीडू सर्जरी का होता है, तो वो करने के बाद एक बहुत ही अच्छी लाइफ वो जीने लगते हैं। तो एक ये भी अच्छा है कि आप रीडू सर्जरी करा के फिर से बैक टू पवेलियन अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के हो चुके हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि एवरेज के अनुसार हिप रिप्लेसमेंट की, हिप की परेशानियां भी मैक्सिमम नंबर्स में सामने आ रही हैं, यंगस्टर्स में भी सामने आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट यंगस्टर्स में हिप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। सबसे मेन रीज़न है पोस्ट कोविड जो केसेस के जो डबल हो गए हैं नंबर्स, क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड के मेडिसिन की वजह से ये प्रॉब्लम आई है AVN की, जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है हिप जॉइंट की, तो वो ख़राब होने लगता है। सेकेंडली, यंगस्टर जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, जो अल्कोहल का यूज़ या स्मोकिंग करते हैं, उनको भी AVN की प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई है। तो अगर AVN होता है तो इसका एक ही सल्यूशन है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी दूसरी जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जरी के जैसी ही है। मिनिमम इन्वेजिव तरीके में हम करते हैं, इम्पोर्टेड इम्प्लांट डालते हैं और पेशेंट को सेम डे ही वॉकर के साथ चला दिया जाता है।
इम्पोर्टेड इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं जो कि CT MRI कंपेटिबल इम्प्लांट होता है। तो भगवान ना करे उनको कभी फ्यूचर में स्पाइन या ब्रेन की दिक्कत आई तो वो MRI भी करा सकते हैं। और ये भी एक लिमिटलेस सर्जरी, इसमें भी कोई लिमिटेशंस ये नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप पैर फैला के नहीं बैठ सकते। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप 2-3 काम ना करें, ज़मीन पे ना बैठें, क्रॉस लेग करके ना बैठें, तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ये 30-40 साल या बहुत ही पेशेंट में तो लाइफ लॉन्ग भी चलता है। सो डेफिनेटली कमाल की बातें हमें आज जानकारी के हिसाब से टेक्निकली नॉन टेक्निकली मिल रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छी बात कि हर किसी की जिंदगी के ढेर सारे पहलू हुआ करते हैं, कुछ माइलस्टोन्स हुआ करते हैं, तो आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में अ केस टू रिमेंबर, कौन सा वो केस होगा जो जिंदगी भर याद होने वाला होगा? हालांकि अभी तो ये शुरुआत है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि 25,000 सर्जरीज को आप डबल एंड ट्रिपल करेंगे टिल द करियर यू गेट। तो अभी तक के सफर में अ केस टू रिमेंबर वो कौन सा केस होगा? देखिए, मेरा जो केस टू रिमेंबर है, आज से 9 साल पहले मैंने एक 19 साल की लड़की के नी रिप्लेसमेंट किए थे। मतलब वो एक तो बहुत गरीब परिवार से थी, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे जॉइंट रिप्लेसमेंट। सेकेंडली कि वो 19 साल की थी, सब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस एज में ये सर्जरी नहीं होती है। उसने लाइफ से अपनी होप, बिल्कुल डिप्रेशन में आ गई थी और कहीं ना कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, इसके लिए मुझे एक चांस लेना पड़ा। मैंने उसको समझाया हर चीज़ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी 30 से 35 साल चलती है, तुम कॉम्प्लिकेटेड केस है। पर उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब, आप करिए, जितनी भी लाइफ में जीऊँगी एटलीस्ट दर्द रहित जीवन जीऊँगी। और आज का समय है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेशनल लेवल का क्रिकेट वो खेलती है दिव्यांगजनों का, और अभी वो तीरंदाजी में भी अवार्ड लेके आई है और अभी वो खुद के पैरों पे खड़ी है। और अभी वो राइफल्स की जो प्रतियोगिता होती है उसमें भोपाल जाने वाली है। तो जब भी वो एक मेडल जीतती है, सबसे पहले सेल्फी मुझे लेके भेजती है। तो ये मेरा एक केस टू रिमेंबर है कि मैंने वो बिटिया की, वो छोटी बहन के एक लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट लेके आया कि वो आज नेशनल लेवल का क्रिकेट या राइफल शूटिंग ये सब कर रही है। तो ये तो केस टू रिमेंबर हो गया। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस जहां आपको भी लगा कि भाई ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, और उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, प्रेशर कहीं ना कहीं, चाहे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो या रूटीन सर्जरी हो, बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर रहता है सिद्धार्थ। 10 साल से छोटे और 60 साल से बड़े बच्चे ही होते हैं, तो उनके परिवार के प्रति, उनके बच्चों के लिए उनके सेंटिमेंट्स अलग रहते हैं कि मेरा माँ है या मेरे पिताजी की सर्जरी है, डॉक्टर साहब आपको ही देखना है, अब आपके भरोसे है। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहता है। तो मैं कहीं ना कहीं अच्छे मन से, एक पॉजिटिविटी के साथ, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट इम्प्लांट के साथ वो सर्जरी करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकते। कॉम्प्लिकेशन होना एक साधारण भाषा में आम बात है, बट हम मेजर कॉम्प्लिकेशन तो हम अवॉइड कर सकते हैं। माइनर कॉम्प्लिकेशन होती है, बट हम जितनी जल्दी उसको ट्रीट कर सकें उतने रिजल्ट बहुत अच्छे उभर के और सक्सेसफुल तरीके से हमें मिलते हैं। सो ढेर सारे सवालों के जवाब हमारे हिसाब किताब में आ चुके हैं, लेकिन 3 चीजें जो मैंने अब तक यहाँ से सीखी हैं, वो एक, पहली चीज टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस। भाई अब पता चल गया है, अवेयरनेस बढ़ गई है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि अब तो मैं अपने आप में सेल्फ असेसमेंट करके कभी भी आपको रीच आउट कर सकूंगा, और आप सब भी कभी भी डॉक्टर साहब को रीच आउट कर सकते हैं। तो अब आ गई है बारी रैपिड फायर राउंड की, जहां पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, वन वर्ड आंसर एक्सपेक्टेड होगा। ये सारे सवाल पेशेंस के हैं, तो जवाब भी पेशेंस से 1 वर्ड में हमें दे दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। आपको बोलना होगा लाइट्स कैमरा एक्शन। लाइट्स कैमरा एक्शन। बेस्ट फूड सप्लीमेंट फॉर जॉइंट। कैल्शियम एंड विटामिन D3। ऐसी कौन सी हैबिट होगी जो आपको तुरंत रोक देनी चाहिए? सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आपके जॉइंट पेन्स के से बचने के लिए या लॉन्गेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए? वॉकिंग। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट? जब एक पेशेंट मेरे पास व्हीलचेयर से आता है, व्हीलचेयर में आता है और खड़े होके वापस जाता है। स्ट्रेस बस्टर क्या है लाइफ का? ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। तो अब मूवी भी बता दो। मूवी मुझे सब पसंद है, मैं मूवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे को सब मूवी मैं पसंद करता हूँ, बट स्पेशली जो मेरी फेवरेट वो मूवी है वो है नदिया के पार। नदिया के पार, सबको नदिया के पार तो हालांकि आप लगा रहे हैं। आपकी लाइफ का बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है? माय डैड, मेरे पापा। और बेस्ट सपोर्ट?
बेस्ट सपोर्ट, फर्स्ट माय फैमिली, सेकंड माय टीम। अब ये मेरा सवाल, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मैं सब कुछ खाता हूँ, स्पेशली मम्मी के हाथ का खाना। और घूमने जाना हो तो कौन सी जगह? फॉरेन डेस्टिनेशन, एनीवेयर। ऑल सॉर्टेड। तो काफी सारा समय ले लिया आज हमने डॉक्टर साहब का। शायद इतने समय में कितनी सर्जरीज हो जाती साहब? 3 सर्जरीज हो जाती। सो अमूमन डॉक्टर जैन साहब ने अपने आप की बहुत सारी बातें हम सबसे शेयर की। मुझे लगता है आप सभी के और मेरे सारे सवाल यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो उसके लिए डॉक्टर साहब है ना, तो आप इनको रीच आउट कीजिएगा, इनके पास पहुंचिएगा। और डॉक्टर साहब, हमारी और इन सब की जिम्मेदारी अब आप पर है, क्योंकि मध्य भारत में जब आप रह करके इतनी सारी सर्जरीज को आयाम के रूप में स्थापित कर चुके हैं, तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि एक नई मिसाल कायम होगी संस्कारधानी से पूरे मध्य भारत नहीं पूरे विश्व के उन सभी समस्याओं को हल करने की जो कहीं ना कहीं सर्जरीज या जॉइंट रिप्लेसमेंट से जुड़ी होंगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ढेर सारी बातों को जान करके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद मी। थैंक यू सो वेरी मच। पूरी जनता भी आपको, अगर आगे भी कोई सवाल होंगे तो ही इज देयर। और अब तक के सारे सवालों के जवाबों के लिए और इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।